Hello, future officers. My name is Narendra Sharma, and I welcome you all at the Study Funda. So, guys, today we are going to discuss the CAPF AC history questions of 2017. तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए कुछ चीजें, स्पेशली यदि मैं बात करता हूं अंकिता यादव की, तो कल मैंने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे थे और मुझे काफी अच्छा लगा जिस तरीके का रिस्पांस रहा। लेकिन जो टारगेट मैंने आपको दिया था वो टारगेट दिया था 50 कमेंट्स, जो आई थिंक पूरा नहीं कर पाया। और लाइक का जो कमेंट था ये था 150, जो भी आप पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप कर दोगे। तो सबसे पहले जो मैंने कल क्वेश्चंस पूछे थे मैं उनका आंसर आपको कर देता हूं स्टार्टिंग में ही। और हम अंकिता यादव के कमेंट का रेफरेंस ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से जो है रिप्लाई किया। तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था सतवाना का, तो सर कि सतवाना के जो गोत्र थे सर वो कहां से ड्राइव होते थे? वो बेसिकली जो मैट्रिलिनी साइड से थे वहां से बेसिकली क्या करते थे, ये अपने गोत्रास को ड्राइव करते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के काफी ज्यादा चांसेस है। और वहीं पे यदि मैं बात करूं सक्सेशन ऑफ थ्रोन की, तो ये पैट्रिलिनी साइड से होता था। तो ये अंकिता यादव का बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था लखनऊ सेशन से, तो लखनऊ सेशन को जो है प्रिसाइड किया गया है 1916 के अंदर एसी मजूमदार के द्वारा, जो कि बिल्कुल सही है। और इसकी मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो बेसिकली इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इकट्ठे जो है काम करने के लिए मान जाते हैं। इसके साथ में जो कांग्रेस थी सर, ये मुस्लिम लीग का जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको जो है बेसिकली एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ में जो एक्सट्रीमिस्ट है इनकी कांग्रेस के अंदर जो है एंट्री हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो है आपको चीजें देखने को मिलेगी। और इनका यहाँ पे ये कहना भी बिल्कुल सही है कि जैसे हमने यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया था, वहीं से हमने कहीं ना कहीं मुस्लिम को एक माइनॉरिटी के रूप में कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया था। और इसी से फिर बाद में जो क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान होगा सर, ये स्टार्ट। तो बिल्कुल सही आंसर है अंकिता यादव का ये भी। अगला मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था ये पूछा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो सर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। पहली स्टेट जो थी ये 17 थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद झांसी राइट आंसर देखने को मिलेगा, नागपुर देखने को मिलेगा। एक और जो है इन्होंने नहीं लिखा है वो है अवध। अवध सबसे लास्ट में आएगा इन द ईयर ऑफ 1856। तो बिल्कुल सही आंसर है इनका। क्वेश्चन नंबर जो मैंने 4 आपसे पूछा था कि सब्सिडरी अलायंस जो है, ये बेसिकली यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डुप्लेक्स ने जो है बेसिकली जो है इंट्रोड्यूस नहीं की थी, ये लेके ही लॉर्ड वेलेस्ली आए थे। और उसके बाद जो है हैदराबाद जो है पहली स्टेट थी, पहली प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने सर क्या किया था, इसको जो है बेसिकली ज्वाइन किया था। ये याद रखना है। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, अवध देखने को मिलेगा, मैसूर देखने को मिलेगा, तंजौर है, अवध है। और इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको पेशवा देखने को मिलेंगे। जो पेशवा होंगे ये 1802 के अंदर जो है क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, राइट, थ्रू द ट्रीटी ऑफ बसाई। ट्रीटी ऑफ बसाई के द्वारा जो है बेसिकली क्या किया जाता है, ये ज्वाइन किया जाता है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में मैंने पूछा था और ये स्टार्ट हुआ था 12 ऑफ मार्च 1930 और 6 ऑफ अप्रैल तक चला। और जो पूना पैक्ट था ये साइन किया गया, साइन किसके द्वारा किया गया था? एक साइड थे गांधी जी और एनसी राजा, मदन मोहन मालवीय, अलॉन्ग विद दैट बाबा साहब अंबेडकर देखने को मिलेंगे। और इनका स्कोर ये है कि इनके सारे के सारे क्वेश्चन जो है करेक्ट हुए हैं और काफी इनका सही रिस्पॉन्स रहा है। तो आप सबको जो है एक इन्हीं से सीख लेनी है और आप सबका जो कमेंट होना चाहिए ये एक ऐसे ही कमेंट होना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले जो आपकी क्वेरीज थी, जो भी आपके डाउट्स थे, सब सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। क्यूरियस और अपर्णा, सॉरी फॉर द नेम, इन दोनों का सेम डाउट था सर कि वहां पे वर्ड पुत्र लिखा है, प्राकृतिक के अंदर पुता नहीं लिखा। तो जब भी आपको स्टडी करनी है आपको ऊपर से हवा में चीजें नहीं उड़ानी है, आपको बहुत केयरफुली वर्ड को पढ़ना है कि क्या वर्ड दिया गया है। यस, तो यदि मैंने यहाँ पे बहुत रेयर होगा कि यहाँ पे गलती के चांसेस हैं, बिकॉज एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा रिसर्च लग रही है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये एक एरर फ्री जो है आपकी क्या हो वीडियो। लेकिन समटाइम क्या होता है कि स्टूडेंट के मन में, खुद के मन में डाउट होता है कि कहीं उन्होंने कुछ गलत पढ़ा होता है, उसके बेसिस पे ये क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन रेज करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन रेज करना गलत बात है,
लेकिन बिफोर रेजिंग द क्वेश्चन आप खुद एक बार क्रॉस चेक कर लो कि हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ, अदरवाइज आप बिल्कुल सही हो तो आपको आगे जाना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन करेक्ट भी करवाए हैं, राइट, और हम मानते हैं वो जब भी क्वेश्चन करेक्ट, तो ये देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है अमित, अमित के भी बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, कमेंट देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये 50 के टारगेट के लिए जा रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इनके भी काफी अच्छे सही आंसर थे। इसके साथ ही हर्षद अहीर, इन्होंने भी बेसिकली जो है क्या किया है, कुछ आंसर देने की कोशिश की है, लेकिन हर्षद आपको कोशिश करनी है कि बाकी के जो आंसर है आप इनको भी करो। भरत सिंह, ये पहले भी वीडियो के ऊपर कमेंट करते थे। और जो है आपको क्या देखने को मिलेगा सर, इन्होंने जो मैंने पैटर्न बताया था, इन्होंने सेम पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है। लेकिन भरत आपको क्या करना है, अब आपको अपना टोटल मार्क्स भी साथ में लिखना है। और साथ में इन्होंने क्या किया है सर, इन्होंने जो है बेसिकली सारे के सारे आंसर करने की कोशिश की। उसके बाद यदि हम बात करें फीडबैक की, तो सर बिल्कुल इनकी एक सही बात थी कि सर साउंड की क्वालिटी तो पूरा आ रही है। अब साउंड की क्वालिटी पूरा आ रही है, ये मेरा फर्क था। क्यों? क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर का मैं यूज कर रहा था उसमें ऑडियो क्वालिटी की सेटिंग का थोड़ा इशू था। और मैं उम्मीद करता हूं आज आपको जो है कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा यदि मैं बात करूं किसकी, ऑडियो क्वालिटी। तो ये हमारा सारा का सारा जो है हमने फीडबैक को समझा। इसके बाद जो है प्रभाकर, इन्होंने भी आंसर किए हैं। और साथ में जो है सूरज नारायण, इन्होंने भी जो है आंसर किए हैं। लेकिन आप सबको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आंसर करना है। तो बढ़ते हैं सर आगे। अब ये जो पेपर है ये है 2017 का, और मैं आपको पहले ही एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। चीज ये क्लियर मैं करना चाहता हूं कि 2018 के बाद यूपीएससी ने सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए के अंदर टोटली पैटर्न के अंदर चेंज किया। तो यदि मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो सर हिस्ट्री के अंदर चेंज ये हुआ है कि 2018 के बाद इन्होंने थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री को फॉलो करना स्टार्ट किया था। लेकिन इससे पहले ये रैंडम सोर्सेज को उठा, तो जैसा यूपीएससी सीएससी होता था वैसा वो कुछ करने की कोशिश करते थे। लेकिन इन्होंने जो है 2018 के बाद जो है क्या किया है, चेंज किया। तो यदि यहां पे आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाए तो आपको डिसऑर्डर नहीं होना है। 2018 के बाद के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको लर्निंग लेके जाना है। तो सर यदि हम बात करें किसके बारे में, यदि मैं बात करूं स्टेटमेंट 1 के बारे में, तो सर स्टेटमेंट 1 के बारे में कहा गया है। अब आपको ये पैटर्न तो बहुत अच्छे से पता होगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। कि नेशनलिज्म इन इंडिया विच वाज असाइन्ड अ प्रिविलेज्ड पोजीशन बाय इट्स वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिटिकल लीडरशिप वाज अ डिफरेंट बट अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स फ्रॉम द, जो नेशनलिज्म है इंडिया के अंदर सर, ये कहीं ना कहीं क्या असाइन करता है, ये जो वेस्टर्न एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप थी सर, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उसी से ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और ऐसे लोग जिनको वेस्टर्न पॉलिटिकल चीजों को ज्यादा अच्छे समझते थे उनको कहीं ना कहीं प्रिविलेज पोजीशन में इसने रखा। और ये कहीं ना कहीं वेस्ट से सारी सारी जो इंडिया के अंदर ऐसा नेशनलिज्म आया था ये वेस्ट से ही आया, राइट। तो ये जो है क्या है, क्वेश्चन का तर्क आपको देखने को। तो यदि मैं बात करूं कथन 1 की, तो कथन 1 का कहना है कि भारत में राष्ट्रीयता, जिसे पश्चिमी देशों से शिक्षा प्राप्त भारत के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा विशेषाधिकृत प्रतिष्ठा दी गई, पश्चिमी जगत से भिन्न किंतु वही पादित प्रतीक थी, राइट। काफी डिफिकल्ट हिंदी है ये, काफी डिफिकल्ट हिंदी, तो इंग्लिश ज्यादा इजी रहेगी। यस, तो ये देखने को मिलेगा। अब दूसरा ये बोला जा रहा है सर कि जो इंडिया का नेशनलिज्म था ये आता कैसे है, एज अ रिस्पॉन्स टू द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म was like all such responses shaped what it was responding। पश्चिमी साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय राष्ट्रीयता ऐसी सभी प्रतिक्रियाओं के समान जो उससे रूप ग्रहण करती है जिसकी प्रतिक्रिया में ये होती है थी। तो ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो सर मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा, अब इसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक नहीं चलेगी। थोड़ा बहुत आप तुक्का मार सकते हो, हाँ कि सर इंडिया के अंदर नेशनलिज्म तो इसलिए आया था कि हाँ वेस्टर्न जो इंपीरियलिज्म था वो जो भी हमारे ऊपर अत्याचार करते थे उसके रिस्पॉन्स में ये सारी सारी चीजें हुई हैं। तो यदि ये है तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है सर। तो मतलब क्या, मेरा सी आंसर नहीं हो सकता। लेकिन सर अब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो जो इंडिया के अंदर नेशनलिज्म आया था वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड नेशनलिज्म, और वो एजुकेशन क्या इंडिया की एजुकेशन थी? नो, जो हम बाहर के लोगों से जो है इन्फ्लुएंस होते थे। भले मैं बात करूं वीडी सावरकर की, वो किससे इन्फ्लुएंस थे? मजीदी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो सर ये बाहर के लोगों से ही ज्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है। तो सर क्या देखने को मिलेगा, ए या बी राइट आंसर हो?
तो अब क्या देखने को मिलेगा सर कि इसका राइट आंसर है ए, कि हाँ इंडिया के अंदर नेशनलिज्म तो आया था, लेकिन इंडिया के अंदर नेशनलिज्म आने की रूट कॉज क्या थे? ये रूट कॉज थे जो ब्रिटिश हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसके रिस्पॉन्स में हमने बाहर के लोगों को पढ़ना स्टार्ट किया, तब जाके जो है क्या होता है हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म आता है। तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इसमें थोड़ा बहुत आपको स्पेक्ट्रम के अंदर जरूर देखने को मिल जाएगा, राइट, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। यदि आपने पूरी बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने सही चीजों से जो है सही तरीके से कंसेप्ट को बिल्ड किया, देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट एंड यदि आपका सही है सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और आपको क्या करना है, अब आप समझ ही गए होंगे कि पेन और पेपर आपके साथ पास होना चाहिए। राइट क्वेश्चन कितने, रॉन्ग क्वेश्चन कितने, अटेम्प्ट आपने कितने किए, स्किप आपने कितने किए, टोटल स्कोर नीचे। तो ये कमेंट का फॉर्मेट तो मैं उम्मीद करता हूं जैसे भरत ने ये कमेंट का फॉर्मेट को फॉलो किया है, अंकिता यादव ने जो है इस फॉर्मेट को फॉलो किया है, वैसे ही सबको क्या करना है, इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सर बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिश लीगल स्कॉलर थे, दे रिलाइड ऑन द इंडियन पंडित एंड मौलवीज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैनन्स ऑफ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल ध्यान से पढ़ी हुई है, बहुत ध्यान से, और जहां से भी पढ़ी है एनालिटिकल तरीके से पढ़ी हुई है, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। दूसरा ये बोला गया सर कि ब्रिटिशर्स ने कॉडिफाई किया था हिंदू लॉज को इन द ईयर ऑफ 1783 एंड मुस्लिम लॉ को इन द 1785। तो सर ये तो मेरे को बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है कि सर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को बनाया गया था 1784 के अंदर, कलकत्ता का अंदर मदरसा बनाया गया 1781 के अंदर, अलॉन्ग विद दैट संस्कृत कॉलेज खुलेंगे 91 के अंदर, राइट। तो ये सारा सारा क्यों किया गया था? ताकि जो है बेसिकली ब्रिटिशर्स समझ पाए कि इंडिया की जो भगवत गीता है, जो कुरान है, ये कहती क्या है, और उसके लिए हेल्प किसकी लेनी पड़नी थी? इंडियन पंडित और मौलवी की लेनी पड़नी थी कि नहीं लेनी पड़नी थी? तो ये तो कॉमन सेंस से आप इस स्टेटमेंट को सही मान सकते हो। तो सर स्टेटमेंट 1 जो है यदि मेरी ट्रू है तो सर क्या होगा, यहाँ पे डी राइट आंसर नहीं। लेकिन सर बोला गया कि ब्रिटिश ने कॉडिफाई किया था हिंदू लॉ को। अब आपको यदि पता है कब कॉडिफाई किया गया तब आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, अदरवाइज नहीं पहुंच सकते। तो 33% आपके चांसेस है कि सही होगा, यदि पता है तो 100 पे पहुंच सकते हो। तो सर यहाँ पे 1783 नहीं आएगा, 1785 के अंदर कॉडिफाई किए हुए हैं, और यहाँ पे जो है 1787-88 के अंदर कॉडिफाई किए। तो ये क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा सर, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो सर जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 70-75 आएगा, सॉरी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है 1772 के बाद जो है सारी सारी चीजें यहाँ पे चली है। ये ब्रिटिशर्स जो होंगे ये कहीं ना कहीं पंडित और मौलवीज को से जो हमारे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हैं उनको जो टेक्स्ट है उनसे जो है सीख लेने की कोशिश करेंगे, और उसके हिसाब से जो है जुडिशियल सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और 1775 और 1778 ये थोड़ा याद रखना, राइट, कि यहां से जो है इन्होंने क्या किया था, हिंदू लॉज को कॉडिफाई या फिर मुस्लिम लॉ को कॉडिफाई किया था, ताकि जो है क्या किया जा सके सर, बेसिकली सारी सारी चीजें की जाए। यहाँ पे डेट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत डेट है, यहाँ पे 1781 है और 1790। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बोला गया है सर कि यदि मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि दादा भाई नौरोजी ने सर ये बोला कि दादा भाई नौरोजी आर्ग्यूड दैट व्हाट वाज बीइंग ड्रेन्ड आउट वाज पोटेंशियल सरप्लस दैट कुड जनरेट मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इफ इन्वेस्टेड इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने तर्क दिया कि जो कुछ बाहर अपवाहित हो रहा है वो संभावित अधिशेष था, और जिसे यदि भारत में निवेश किया जाता तो भारत में अधिक आर्थिक विकास हो सकता था। Imperialists believed that India was brought into large capitalist world market and that was itself a progress towards the modernization। कि साम्राज्यवादियों का यह विश्वास था कि भारत को व्यापक पूंजीवाद विश्व बाजार में ले आया गया था तथा यह अपने आप में आधुनिकीकरण की ओर प्रकृति थी। अब सर यदि मैं बात करूं स्टेटमेंट 1 की, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, और उसके द्वारा यही सब एक्सपोज किया गया था कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स यहां से हमारे यहां से जो है पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, और उनका ये मानना था कि यदि यही पैसा इंडिया के अंदर जो है इन्वेस्ट किया जाता तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा होता। बिल्कुल सही बात, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है सर। क्यों सही है? क्योंकि सर ब्रिटिशर्स पहले ये मानते थे कि यदि हम इंडिया को क्या कर रहे हैं, तो हम मार्केट का एक्सेस दे रहे हैं, वही इंडिया के लिए
मॉडर्नाइजेशन है। अब इंडिया के लोग ये चाह के भी नहीं कर सकते थे इतना आधुनिकीकरण जितना हमने किया। यस, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नो, इनका कोई लिंक ही नहीं बैठ रहा है। यस, तो सर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये आप खुद से पढ़ सकते हो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मैं उम्मीद करता हूं अभी आप पीवाईक्यू लगा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। ओके, चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन मुझे ये पूछना है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम बताना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी। साथ में मुझे ये बात बताओ कि दादा भाई नौरोजी का जो लिटरेरी वर्क था, जो लिटरेचर था, कि उन्होंने कौन कौन सी जो है बुक को पब्लिश किया, कौन कौन से न्यूज़पेपर को पब्लिश किया, ये आप आंसर करना दादा भाई नौरोजी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है। दादा भाई नौरोजी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और आई थिंक यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो ये देख सकते हो यदि आपने बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझा है तब आप आंसर कर पाओगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए था, ये आपको आना चाहिए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट? क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? इन मार्च 1942 क्रिप्स परस्यूडेड वॉर कैबिनेट टू एग्री टू अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। मार्च 1942 में क्रिप्स ने वॉर कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा ड्राफ्ट डिक्लेरेशन पर सहमत होने के लिए राजी किया। जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल रिप्रेजेंटेटेड कांग्रेस टू नेगोशिएट द मिशन। जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। द मिशन ऑफर डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर। युद्ध के पश्चात मिशन ने डोमिनियन दर्जा प्रस्तावित किया। उसके बाद सर द मिशन ऑफर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर वॉर। युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण निकाय का गठन प्रस्तावित। तो सर ये मैं बिल्कुल सही मानू कि डोमिनियन स्टेटस वॉर के बाद दिया जाएगा? बात हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। तो सर 33% बचते हैं। नॉट करेक्ट पूछा है, गलत बताना। ये भी बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, बिल्कुल सीधे सीधे टेक्स्ट से उठाया गया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 50। यदि आपने थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 को भी अच्छे से पढ़ा है, स्पेक्ट्रम को नहीं भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा सर कि सरदार पटेल और जो है नेहरू का कोई भी रोल नहीं था नेगोशिएशन। तो सर क्या होगा? बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपके सामने सारा का सारा क्रिप्स मिशन दिया हुआ है। कुछ भी हो एग्जाम के अंदर, ये जो इसके पॉइंट्स है ये सीधे पढ़ के जाने हैं आपको, इनको स्किप मत करना। तो प्रपोज किया गया था डोमिनियन स्टेटस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन कि डोमिनियन स्टेटस होता क्या है? डोमिनियन स्टेटस गूगल नहीं करना, जो जहां से भी आपने जिन भी सोर्सेज से पढ़ा हुआ है, जिस भी फैकल्टी से आपने पढ़ा होगा, जरूर आपको इसके बारे में बताया होगा कि डोमिनियन स्टेटस होता है, राइट? तो आपको क्या करना है, ये बताना कि डोमिनियन स्टेटस होता क्या है, इसको कमेंट बॉक्स के अंदर। तो सर ऐसा बोला गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, जब एंड हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी मिलेगी आपको। और सर आपको क्या देखने मिलेगा, ये सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए, तो पढ़ सकते हो आप अपने आराम से। इसलिए मैं ये कंटेंट को साथ में अटैच करता हूँ, वीडियो को पॉज करो, और मैं जो सोर्स है उनको मैं ज्यादा इसलिए कॉपी करता हूं कि ताकि आपको ये ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ के जाना है, यहां से क्वेश्चन निकले। मूविंग टू द नेक्स्ट, which one of the following statement about the treaty of Allahabad is true? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं? तो सर बोला जाता है इट वॉज साइंड इन द ईयर ऑफ 1765। इस वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे। द मुगल इंपीरियर बाय द फरमान फॉर्मली ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप में अनुमति दी। अवध वाज रिस्टोर्ड टू इट्स नवाब ऑन पेमेंट ऑफ 50 लाख। 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया। बनारस एंड सराउंडिंग ट्रैक्ट वर डिटैच्ड फ्रॉम अवध एंड गिवन और हैंडेड ओवर टू द शाह आलम को। बनारस और आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम को सौंप। स्पेक्ट्रम पड़ी हुई है तो सीधा आंसर मार्क करोगे कि सर ये तो मुझे पता है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये आंसर नहीं होगा।
सर दिवाली राइट मिले थे बंगाल बिहार उड़ीसा के, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फैक्ट चेक कर लें, बंगाल बिहार उड़ीसा है, ये भी नहीं हो सकता। अवध को सर इट वाज रिस्टोर्ड टू इट्स नवाब ऑन पेमेंट 50 लाख, अब ये हमें नहीं पता। और बनारस वाला, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी राइट आंसर होगा सर, कि इलाहाबाद वाले रीजन के बारे में बात की। इलाहाबाद और कारा वाला रीजन सर शाह आलम टू को दिया गया था, ना कि बनारस। यस, तो ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यहीं से इसी टेक्स्ट से पढ़ना है, टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, डोंट गो फॉर द नोट्स। नोट्स के अंदर चीजें मिस होती हैं, और जब मिस होता है वहीं से जो है क्वेश्चन बन जाता है। तो जो है जब आपके पास टाइम हो तो ऑलवेज गो विद द बुक, यदि नहीं है देन यू नीड टू गो विद द नोट्स, ताकि कुछ तो हो पाए। याद रखना कि 50 लाख वॉर इंडेमनिटी, बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस, पूरा पूरा बनारस का पोजेशन इसको दे दिया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट, सर बोला जा रहा है गांधी इरविन पैक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता का उपबंध नहीं था। इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल मुक्त करना। अब देखो, तो ये तो आपने सुना होगा कि बिल्कुल सही बात है, तो सर बिल्कुल सही बात है कि सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को जो है रिलीज करो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर भगत सिंह को तो रिलीज नहीं किया गया था, तो सर भगत सिंह क्या प्रिजनर थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के? पहले आप ये बताओ। सर नहीं थे, तो उनको रिलीज करने की बात ही नहीं होगी। तो इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है। क्लॉज 2 ऑफ द मार्च 1931 पैक्ट डिफाइंड द रिजर्वेशन एंड द सेफगार्ड टू कवर द फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफ इंडिया, पता नहीं हमें इस स्टेटमेंट के बारे में। द रिटर्न ऑफ confiscated land already sold to a third party, कि सर आपने क्या किया गया है कि आपने जो है किसी की लैंड को जो है थर्ड पार्टी को बेचा गया, उसको भी कन्फिस्केट करो और वापस करो। रिजर्वेशन ऑफ 18% सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, नो, ये रिजर्वेशन की बात तो सर आप पूना पैक्ट में किया करो, यहां नहीं करने की जरूरत है। तो डी क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। तो गांधी इरविन पैक्ट में आप देख सकते हो सारा का सारा, और ये जो प्रोविजन है ना, ऐसे रट्टा मार लेना इनको, बिल्कुल छोड़ना, एक भी मत छोड़ना। इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, रेमिशन ऑफ ऑल द फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, रिटर्न ऑफ ऑल द लैंड नॉट येट सोल्ड टू द थर्ड पार्टी। उसके बाद सर आपको क्या देखने को मिलेगा? लीनियंट ट्रीटमेंट ऑफ दोज गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड रिसाइन्ड, right to make salt in the coastal village for personal consumption, right to peaceful and non-aggressive picketing, withdrawal of emergency ordinance। अब देखो कि अब यहां पे जो है कंफ्यूजन आपको होगी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की को देखोगे तो उसके अंदर डी राइट आंसर, तो आपको देखने को क्या देखने को मिलेगा कि ज्यादा गलत कौन है। मुद्दा यहां पे ये है कि ज्यादा गलत कौन है, तो सर रिजर्वेशन की बात ही नहीं की गई, ये तो एब्सोल्युटली गलत है। हाँ, कि रिटर्न ऑफ द कन्फिस्केटेड लैंड ऑलरेडी सोल्ड टू द थर्ड पार्टी, नॉट सोल्ड टू द थर्ड पार्टी, उसकी रिटर्न की बात की गई थी। लेकिन सर ऐसा लैंड जो कि थर्ड पार्टी को बेच दिया गया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उसको कन्फिस्केट किया है, तो उसको रिटर्न करने की बात की जा रही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो डी इसके कारण जो है राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। सर बोला यह जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, इनमें से कौन सी जो है नेहरू रिपोर्ट की जो है रिकमेंडेशन नहीं? डोमिनियन स्टेटस, सेपरेट इलेक्टोरेट, यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक सेंटर, एडल्ट फ्रेंचाइज। सिंपल क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम से सीधा उठाया गया है, तो मैं इसका जो है राइट आंसर बताऊंगा, यदि पढ़ा है तो वो बच्चा सही करेगा, नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सेपरेट इलेक्टोरेट, सर सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कभी भी नेहरू रिपोर्ट नहीं मानने वाली, क्या अंदाजे से लगा सकते? तो सर क्या होगा सेपरेट इलेक्टोरेट को? अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूं आपसे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि एक आईएनसी का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, ये सेशन कहां पे हुआ था? जहां पे फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन पास किया गया, फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन पास किया गया था। ये सेशन आईएनसी का कहां पे हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था और किसने प्रिसाइड किया? ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि अंकिता यादव के साथ भरत, और भरत के साथ साथ जो बाकी के भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, आंसर करेंगे।
पूजा यादव, आई थिंक कल उनका रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में इनका रिस्पांस है। और आई थिंक बहुत सारे बच्चों के तो मेरे को नाम याद होने स्टार्ट हो गए हैं जिनके फ्रिक्वेंटली कमेंट्स रहते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट की बात की जाए तो 1928 में सर जो क्या रिकमेंडेशन थी कि डोमिनियन स्टेटस हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, लेकिन ज्वाइंट इलेक्टोरेट जरूर दे देंगे रिजर्वेशन के साथ। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस होंगी, फंडामेंटल राइट्स होंगे, और उसके साथ साथ क्या बोला गया कि सेंटर ऑफ बेसिकली जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए सेंटर ऑफ स्टेट में, और उसके बाद क्या होना चाहिए सर की रिस्पॉन्सिबल ऑफ द वेरियस। ये होगी समरी इसकी, लेकिन ये इसका डिटेल है और आपको डिटेल में पढ़ के जाना है ये समरी तब फायदा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बोला ये गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 कि 1859 के अंदर जो रिवोल्ट इंडिगो रिवोल्ट हुआ था इसके बारे में सही कथन बता। तो आपको ये देखने को मिलेगा नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेगा कोई कि इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, तो 1859 में होगा। ये पॉइंट आपको याद रह गया, क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन बनेगा। तो सर ये पूना और अहमदनगर में हुआ था नहीं हुआ था हमें नहीं पता, करेक्ट बताना है हमें, क्या बताना है सर हमें करेक्ट बताना है। तो सर यदि आपको आइडिया है कि ये तो बंगाल वाले रीजन में होगा या नहीं होगा तो इजीली काट सकते हैं। सर ये डायरेक्टेड था अगेंस्ट मनी लॉन्डर्स या मनी लैंडर्स, सॉरी। तो सर इंडिगो रिवोल्ट आपको थोड़ा बहुत पता है तो फोर्स किया जाता है प्लांटर्स के द्वारा कि आप क्या करो इंडिगो को ग्रो करो। तो मनी लैंडर्स के अगेंस्ट कहां, साहूकारों के अगेंस्ट कहां है, नहीं आए। हाँ लेकिन आप दिमाग ऐसे चलाना चाहते हो तो चला सकते हो सर कि क्या पता वो पैसे देते हो और बाद में वो जो किसान होंगे वो पैसे ना दे पाए बाद में रिवोल्ट ही कर दे, वो सोच सकते हो सर, लेकिन है नहीं। इट वॉज सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल, जो बंगाल के जो बुद्धिजीवियों ने इसको बढ़ावा दिया, और इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द पिटी जमींदार एंड एक्स एम्प्लॉय ऑफ द अगेंस्ट द एक्स एम्प्लॉयज ऑफ द प्लांटर्स। नो, करंट होता तो हम सोच भी सकते थे। So we left with the only one option, that is C. So C is the right answer. तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इंडिगो रिवोल्ट ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से, और इसके लीडर याद रखना है दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, नादिया डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बंगाली इंटेलिजेंसिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सपोर्टिंग द पीजेंट, वेरी वेरी सीधी स्टेटमेंट। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछूं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने जो है आनंद मठ लिखा है, मुझे पता है। कौन सा जो पीजेंट रिवोल्ट था उससे इंस्पायर होकर इन्होंने जो है आनंद मठ लिखा है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना यदि आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बोला जा रहा है कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि कांग्रेस ने लिए 1823 के अंदर ताकि वो इरेडिकेट कर पाए अनटचेबल। कांग्रेस क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे एग्जामिनर से गलती हुई है कि नहीं भाई, 1923 बोलते आप तो हमें समझ में आता, 1885 में तो कांग्रेस बनी है, 1823 में करेंगी क्या, क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली डिलीट होना चाहिए था लेकिन किया नहीं, क्वेश्चन ही गलत था। लेकिन फिर भी कॉमन सेंस से पहुंचना होगा कैसे कि एफर्ट to educate and mobilize the opinion among the caste Hindus, efforts to educate the awareness about the evil of untouchability, forcibly open the doors of temples of awareness, petition of the government to pass a law that would declare untouchability। सर सुना होगा आपने कभी कि कांग्रेस ने बहुत कुछ एफर्ट किए होंगे अनटचेबिलिटी के लिए, पढ़ा हुआ आपने, नहीं नहीं सर कभी नहीं। तो सर यदि इन्होंने कभी नहीं किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यह देखने को मिलेगा सर कि चौथा ऑप्शन हटा, फोर्थ ऑप्शन यदि हट गया तो सर दो ऑप्शन बच रहे हैं। पहला ऑप्शन तो वैसे कॉमन सेंस से सही हो जाएगा। सर क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि भाई यदि आपको क्या करना है कांग्रेस को अनटचेबिलिटी को खत्म करना तो पहले को बताना तो पड़ेगा ना, लोगों को एजुकेट तो करना पड़ेगा। अब सर अवेयरनेस ये साउथ इंडिया में थे और कांग्रेस कहां साउथ इंडिया में जाती है, ये तो वो तो गांधी जी चले गए थे वाइकोम सत्याग्रह के टाइम पे। ओके एक और क्वेश्चन आ गया, सर मुझे ये बताओ कि वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ है, वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ है आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, और इसके लीडर कौन है ये भी बताना। तो सर अब आ गया, तो ये जो अवेयरनेस थे ये तो साउथ इंडिया में प्रिवेल कर रहे थे और कांग्रेस का कोई लेना देना था नहीं, तो क्या होगा सर, ए इज द राइट आंसर।
ए इज द राइट आंसर। यस, तो 1923 आएगा, ये नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट। यदि मैं बात करूं सर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, एक साइड ऑफिशियल अधिकारी है, दूसरी साइड सर कौन सा ऑफिस ये होल्ड करते हैं। मिलिट्री हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आता हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो छोड़ के आना चाहिए। सर पहले बोला जा रहा है समाधात्री, क्या होगा समात्री, समात्री कौन होंगे सर। उसके बाद अगला है समीन धात्री, एक समान धात्री है, एक समीन धात्री है। उसके बाद है सर कौन संस्था अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष। उसके बाद अंतर्वंशिका, क्या होगा सर अंतर्वंशिक। अब इसमें नाम से भी कुछ कैसे नहीं होगा, तो यदि आपने पढ़ा है तो करो, नहीं पढ़ा है तो छोड़ो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए बने होते। तो इसका राइट आंसर सर क्या होगा, ये जो समात्री है इसको कौन होते थे सर, ये होते थे चीफ कलेक्टर ऑफ रिवेन्यू, चीफ कलेक्टर ऑफ रिवेन्यू, तो ये होगा ये। तो सर अंतर्वंशिका क्या होंगे, चीफ ऑफ द पैलेस गार्ड्स। उसके बाद सर जो सामनी दात्री है ये कौन होंगे सर, ट्रेजरर्स, कौन होंगे सर ट्रेजरर्स, तो ये आएगा और ये बी, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बी इज गोइंग टू बी द राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इसका जो राइट आंसर होगा बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जो समत्री होगा ये चीफ कलेक्टर ऑफ रिवेन्यू, ट्रेजर, ये सारा का सारा जो है आप इजीली देख सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड अंडर द सुजर्निटी ऑफ द किंगडम विजयनगर, कि विजयनगर की सुजर्निटी में कौन कौन से किंगडम जो है रहते थे। ऑप्शन में है संगमास, सुलवास, तुलवास एंड अराबिडूस। बी ऑप्शन है संगमास, होसल्यास, अराबिडूस एंड तुलवास। सी में होसल्यास, सुलवास, पॉलीगार्स एंड संगमास। डी है यदवाड़ास ऑफ देवागिरी, होसल्यास एंड सुलवास एंड अराबिडूस। निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य तब के अधीन शासन किया। संगम, सुलभ, तुलुभ, अराबिडू। संगम, होयसल, अराबिडू तथा तुलुभ। हौसल्या, सुलभ, पॉलीगर एंड संगम। देवगिरी के यादव, हौसल्या, सुलभ तथा। यदि आपने थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा सर, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो ये आप सारी चीजें देख सकते हो, संगमा हो गए, सुलवा हो गए। तो बेसिकली आप इनका ये नाम याद रखें कि किसने किसको फाउंड किया था, तो ये एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इजीली जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑथर और उनकी पुस्तकों के बारे में आपसे पूछा गया है। हरमन उल्के, बर्जा डूडल चट्टोपाध्याय, पीटर जैक्सन, सुनील कुमार। द दिल्ली सल्तनत, अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री। द इमर्जेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, द स्टेट इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया। तो सर इसका जो राइट आंसर होगा, यदि आपको पता है तो करो, अदरवाइज छोड़ देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होती। तो ए का क्या आएगा सर, सी आएगा। तो यहां पे ये देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है, जो ब्रज दुलाल चट्टोपाध्याय ने लिखा है मेकिंग ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया। पीटर जैक्सन ने लिखा है द दिल्ली सल्तनत, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री। एंड सुनील कुमार ने लिखा है द इमर्जेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तो ज्यादा नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलोनियल इकोनॉमी इज नॉट करेक्ट। द ब्रिटिश presence inhabited indigenous capitalism। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ब्रिटिश की मौजूदगी से देशी पूंजीवाद में अवरोध आया। लाइसेंस फायर
एक्टिवली प्रमोटेड इंडिजिनस कैपिटलिज्म, अबंधता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। द व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली केम अर्लीस्ट एंड रिमेन्ड मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन द ईस्टर्न एरिया, पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार सबसे पहले आया और सर्वाधिक। द बॉम्बे हिंटरलैंड वॉज डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि ये लेजस फायर क्या होता है सर, इसमें जो है बेसिकली मिनिमम प्रेजेंटेशन देखने मिलेगी, मिनिमम इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो सर ऐसा हो सकता है कि इंडिजिनस कैपिटलिज्म को बढ़ाना है लेकिन उसमें जो है बेसिकली गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस हो ही ना। ब्रिटिशर्स तो अच्छा खासा इंटरफेयर करते थे, तो सर ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ही गलत है। बाकी जो है ये स्टेटमेंट तीनों की तीनों सही है, और ये जो है काफी, ये कहूंगा मैं आउटसाइड क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ये थोड़ा बहुत आपको पता है तभी आप आंसर कर पाओगे डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये एक इजी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैंड टेन्यूर सिस्टम इज नॉट करेक्ट। पट्टेदारी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया 3 कैटेगरी ऑफ लैंड टेन्यूर सिस्टम, जमींदारी, महलवारी एंड रहतवारी वॉज इंट्रोड्यूस। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 श्रेणियां अर्थात जमींदारी, महलवारी और रहतवारी। अंडर द जमींदारी सिस्टम लैंड वॉज हेल्ड बाय वन पर्सन और एट द मोस्ट बाय अ फ्यू जॉइंट ओनर्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार रखा जाता था जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होती है। अंडर द महलवारी सिस्टम द एग्रीकल्चर लैंड बिलोंग टू द गवर्नमेंट। महलवारी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की होती थी। अंडर रहतवारी सिस्टम द इंडिविजुअल होल्डर्स हैड द परमानेंट राइट ओवर द लैंड एंड वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड। रहतवारी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि की स्थायी अधिकार होता है और भू राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं। तो यदि मैं बात करता हूं सर किसके बारे में, यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि 3 सिस्टम आए थे, बिल्कुल आए थे। जमींदारी सिस्टम में सर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो जमींदारी सिस्टम के अंदर जो लैंड थी सर ये किसी एक पर्सन की होती थी या ज्यादा पर्सन की होगी, और वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते थे किसके लिए सर, जो लैंड का रिवेन्यू आता था उसको कलेक्ट किए करते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट, रहतवारी सिस्टम में इंडिविजुअल जो होल्डर होता था सर उसका परमानेंट राइट होता था लैंड के ऊपर और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता था लैंड रिवेन्यू के लिए, मतलब वो डायरेक्टली पे करता था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पूछा नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट जो गलत है, इसमें बोला गया है महलवारी सिस्टम के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है बिलोंग टू द गवर्नमेंट, नो इट इज बिलोंग टू द पीसेंट। तो यहाँ पे आप सारा का सारा ये खेल देख सकते हो, ये जो है सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टर्म्स एंड मीनिंग नॉट करेक्टली मैच्ड। खालिसा क्या है, मोजा, इनाम एंड जागीर। और सर इनाम जो है मेरे को नॉट करेक्टली पूछा गया है। इनाम को बोला गया है कि लैंड अलॉटेड टू द लर्न्ड रिलीजियस मैन, तो बिल्कुल सही बात है, किसी को गिफ्ट दिया होगा तो ये तो होगा, मतलब ये नहीं। खालिसा सर, खालिसा विलेज हुज इनकम वेंट डायरेक्टली टू द स्टेट ट्रेजर। तो सर यदि आपने क्या पढ़ा है, आपने जो है यदि मीर कासिम के बारे में पढ़ा हुआ तो इन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया था, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि खालिसा लैंड डिक्लेयर कर दिया था ताकि ब्रिटिशर्स के पास कोई पैसा ही ना जाए। और सर जागीर, टेरिटोरियल असाइनमेंट गिवन टू द मनसबदार इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये भी सही बात है। और ये किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने काफी ज्यादा स्टार्ट किया। तो मूसा सर रिबेलियस टेरिटरी, नो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट होता था जहां से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है। तो सर बी क्या होगा, एक गलत आंसर। तो ये क्या देखने मिलेगा आपको, जो है बेसिकली जो है एक डिस्ट्रिक्ट की तरह होता है जहां स्पेसिफिक लैंड, जहां से सर जो है बहुत सारी सेटलमेंट्स रहती है और बाद में इसी को जो है परगना कहा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग द फर्स्ट एक्सटेंड टू आर्क इज फाउंड। ये टू आर्क जो होती है ये कहां पे पहली बार मिली, अलाउद्दीन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, टॉम ऑफ सुल्तान बलबान एंड अल्लाई दरवाजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सर क्या होगा, टॉम ऑफ सुल्तान बलबान। इसमें आपको फर्स्ट एक्सटेंड आर्क टू आर्क मिलेगा। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो
आता है तो करो, अदरवाइज छोड़ देना चाहिए। तो सर ये कहाँ पे है? महरौली के अंदर है, याद रखना है आपको। बलबन की जो टॉम्ब है ये महरौली के अंदर है। इसमें ट्रू आर्क आपको देखने मिलेगा। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, याद रखना है। उसके बाद जो है कुतुब उल इस्लाम मॉस्क, ये बेसिकली जो है विदिन कुतुब मीनार आपको देखने को मिलेगा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये याद। ये सदर्न गेटवे है सर इसका, कुतुब उल इस्लाम मॉस्क। और अलाई मीनार सर ये एक इनकम्प्लीट मीनार है जिसको स्टार्ट किया गया था सुल्तान, लेकिन इनकम्प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट? सर्फ काई वाज अ मिनिस्टर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्फ काई अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था। अंडर द गयासुद्दीन तुगलक जो मुफ्तीज थे सर वर वार्न्ड not to ill-treat any of their officials for small amount taken over and above their salaries। गयासुद्दीन तुगलक के अधीन मुफ्तियों को यह चेतावनी दी गई थी कि वे अपने किसी भी अधिकारी के साथ उसके वेतन से अधिक और ऊपर ली गई छोटी राशि के लिए जो व्यवहार नहीं करेंगे। अरबिक वर्ग मसालिक ए अफसर गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इक्ता सिस्टम अंडर महमूद बिन तुगलक। अरबी कृति मसालिक ए इब्सार में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन इक्ता प्रणाली की कार्य पद्धति का वर्णन हुआ। मार्को पोलो हैज नॉट मेंशन्ड अबाउट द पर्ल फिशरी ऑफ टूटिकोरिन साउथ। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पढ़ा है मिराकल हिस्ट्री कभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा इसका क्या होगा, क्योंकि एलिमिनेशन नहीं चलेगा। इसका राइट आंसर होगा सर डी, कि मार्को पोलो ने क्या किया था, मेंशन किया था इसके बारे में, साउथ इंडिया में जो फिशेस थी, जो पर्ल फिशरीज है, इसके बारे में। याद क्या रखना है सर? अब हमें याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी का कोई मिनिस्टर सर कोई भी होगा। वहीं पे गयासुद्दीन तुगलक ने सर क्या किया था, वार्न किया था कि हम किसी भी ऑफिशियल का इल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और उनको अच्छी खासी सैलरी देंगे। मसाली के अफसर ने सर इक्ता के बारे में बताया गया है जो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर थी, तो इसका सिस्टम किसके अंडर है? मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर। ये सारी चीजें आपको Moving to the next question. Which one of the following statement about the Allahabad प्रशस्ति is correct? अलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में सर पूछा गया है कि it clearly present the Gupta Empire as epicenter of a complex web of varied political relationship. The line 15 of it refer to the capturing of king of the Kota family. Line 23 refers to a Samudragupta violating the exterminating a number of king of Aryavata. Line 20 refers to the rule offering tribute obeying the order। तो इसका भी आपको क्या देखने मिलेगा? राइट आंसर क्या देखने मिलेगा? ए राइट आंसर होगा। अब एलिमिनेट इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये पैटर्न पूरा चेंज हुआ 2018। तो इसका राइट आंसर सर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। और यहाँ पे आप प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त ने लिखा है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया था हरि सिंह के द्वारा, ये पॉइंट याद रखना। मूविंग टू द नेक्स्ट, बोला गया है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता पीरियड इज नॉट। जो फोर्स लेबर थी बिस्टी, दे बिकम मोर कॉमन देन बिफोर इन दिस पीरियड। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? इस काल में ब्लॉक श्रम बिस्टी पहले ही की तुलना में अधिक प्रचलित थी। अ पैसेज इन द विष्णु पुराण रेफर टू द गुप्तास enjoying all the territories along with the गंगा up to the प्रयाग। विष्णु पुराण के एक उदाहरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का अधिकार। Mehroli inscription suggests that Chandragupta fought against the confederacy of enemies in Bengal and also campaigned into Punjab। मेहरौली शिक्षा लेख में यह इंगित किया गया है कि चंद्रगुप्त बंगाल के शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान नेतृत्व किया। उसके बाद बोला गया जो सौराष्ट्र है वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर, कि सौराष्ट्र गुप्ता एम्पायर का पार्ट नहीं है। सौराष्ट्र सर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और आपने थोड़ा बहुत मैप भी देखा हुआ है तो भी आपको पता होगा कि सौराष्ट्र तो रीजन जो है ये कैप्चर किया गया था गुप्ता एम्पायर। तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, क्या सर डी राइट आंसर। ये मैप देख सकते हो, यहाँ पे सौराष्ट्र है, तो ये सर क्या है? ये बेसिकली गुप्ता एम्पायर है। तो ये सारा का सारा गुप्ता एम्पायर के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये आपको क्या देखने मिलेगा? गुप्ता एम्पायर। तो ये सब कुछ आपको देखने मिलेगा गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आज साउंड का इशू कोई नहीं रहा होगा, राइट।
और काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी साउंड की, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल खत्म ही होगी। और आपको जो है क्या करना है, आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो टारगेट आपको मिला है कि आपको 50 कमेंट करने हैं, और लाइक का जो टारगेट है ये है 150, जो अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए हो, इसको आपको पूरा करना है। अलॉन्ग विद दैट सर आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, अपना स्कोर इसके अंदर लिखो, और जो है अपना जो है बेसिकली नॉलेज को इनहेंस करो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही एंड करूंगा।